पूरी दुनिया में बजने लगा है भारत का डंका। अब तो चीन भी भारत का लोहा मानने को तैयार। दोस्तों, पिछले 33 सालों से यूके और फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में यह दोनों आखिर परमानेंट सीट पर बैठे ही क्यों हैं? इन दोनों को हटाकर यूएसएससी की परमानेंट सीट अब भारत और अफ्रीकन यूनियन को दी जा रही है। और इसके लिए हाल ही में पूर्व यूएन चीफ ने एक धमाकेदार बयान देकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। इसके बाद यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर देने के लिए एक अलग ही तूफान उखड़ गया है और इसी कारण हम आपके लिए लगातार इस तरह की वीडियो ला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, यूएनजीए के अध्यक्ष, यूनाइटेड नेशन के महासचिव और यूनाइटेड नेशन के पूर्व चीफ ने भी भारत को तुरंत परमानेंट सीट देने की वकालत की है। अब आप कहोगे कि अगर यूनाइटेड नेशन के महासचिव, उनके अध्यक्ष और उनके पूर्व अध्यक्ष सब भारत को परमानेंट सीट देने के लिए तैयार है, तो फिर आखिर भारत को रोक कौन रहा है? दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोग भारत के वीटो पावर के लिए रोड़ा बन गए हैं, जो अपनी एक शादी के लिए हजारों करोड़ का खर्च कर रहे हैं, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए 2 पर भी दान देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आखिर पूरा माजरा क्या है? आइए वीडियो में समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिलेंगे। जहां तक फ्रांस और ब्रिटेन की बात है, तो यह दोनों अपने जमाने में इंपेरियल जाम के बादशाह थे। इन्होंने दूसरों को लूट कर धन कमाया और टेक्नोलॉजी चुराई, लेकिन आज इन दोनों की हालत ऐसी है कि यह अपने देश के अंदर ही दंगा कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यह सिक्योरिटी काउंसिल को सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इसलिए आवाज उठ रही है कि इन दोनों को हटाया जाए, क्योंकि यह पिछले 33 सालों में अब तक एक बार भी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। इन्हें परमानेंट सीट की कोई जरूरत नहीं। खास करके ब्रिटेन को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा हुआ है और खुद यूनाइटेड नेशन के पूर्व प्रमुख का कहना है कि ब्रिटेन को हटाओ और भारत को लाओ। यह बयान यूएन का कोई प्रवक्ता या आम पदाधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि किशोर महबूबा नहीं साहेब ने दिया है, जो सिंगापुर के एक प्रमुख राजनायक और लेखक है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके बयान से साफ हो चुका है कि भारत पीएफ के अंदर ब्रिटेन की जगह ले चुका है। अगर समय रहते भारत को ब्रिटेन की जगह पर नहीं बैठाया गया, तो फिर यूनाइटेड नेशन का ध्वस्त होना संभव है। जब ताइवान कमजोर हो गया था, तो उसकी जगह पर चीन को परमानेंट सीट पर बैठाया गया था। ठीक उसी प्रकार आज अगर ब्रिटेन कमजोर हो गया है, तो उसकी जगह भारत को क्यों नहीं बैठाया जा सकता? आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर भारत को रोक कौन रहा है। अगर चीन की बात करें, तो इसे भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट से हटाना चाहिए, क्योंकि यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अगर आप किम जोंग उनको सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट पर बैठा देंगे, तो वह दुनिया को सुरक्षा नहीं दे पाएगा, बल्कि सबसे पहले साउथ कोरिया पर कब्जा करेगा और जापान को ठोकेगा। और ठीक वही काम चीन कर रहा है। कुछ साल पहले तक चीन एक अंडे के आकार का हुआ करता था, लेकिन इसने दूसरों की जमीन चुराकर हड़पक विस्तारवाद की नीति अपनाकर आज मुर्गी के आकार का हो चुका है और अब पंख फैलाए मुर्गा बनने की कोशिश कर रहा है। और आज भी फिलीपींस, ताइवान, जापान, भारत जैसे देशों को परेशान कर रखा है। हालांकि भारत को वीटो पावर देने के मामले में चीन आज उतना बड़ा रोड़ा नहीं है जितना मीडिया में दिखाया जाता है। उसका बस एक ही टारगेट है कि किसी भी तरह जापान को वीटो पावर नहीं देना है, लेकिन भारत के मामले में चीन काफी सॉफ्ट नजर आता है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। दरअसल पिछले कुछ समय में भारत ने उसकी ऐसी अकड़ निकाली है कि वह भारत के सामने झुकना सीख चुका है। एक तरफ भारत ने एमटीसीआर का प्रयोग करके फिलीपींस को ब्रह्मा होश थमा दिया, तो वही दूसरी तरफ चीनी कंपनियों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ रूस के प्रभाव के कारण चीन भारत के खिलाफ कदम उठाने से डरता है। रूस और चीन दोनों को अच्छे से पता है कि अगर भारत ब्रिक्स से निकलकर जी से मेन शामिल हो गया, तो इनका सारा समसमीकरण और डेडोलराइजेशन अभियान फेल हो जाएगा। इसीलिए यह दोनों देश भारत को अपने खेमे में रखने के लिए अब काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। और जिस प्रकार हाल है कि चीन ने जयशंकर के खिलाफ लिखे आर्टिकल को डिलीट किया,
ठीक उसी प्रकार अब वह अपने पुराने फैसले को बदलता हुआ भारत को वीटो पावर देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वह भारत के सामने झुकना सीख गया है। हालांकि रूस तो पहले से ही हमेशा भारत के फेवर में खड़ा रहा और सोवियत रूस ने 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को सुरक्षा प्रदान किया है, लेकिन अब चीन भी काफी नरम होता दिख रहा है। भारत के वीटो के लिए अगर सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो आज भी अमेरिका है। अमेरिका को हमेशा यह डर रहता है कि कहीं वीटो मिलने के बाद भारत, चीन और रूस एकजुट हो गए तो फिर पल भर में सारा खेल पलट सकता है। इसी कारण वह ब्रिटेन को भी परमानेंट सीट छोड़ने नहीं दे रहा। दरअसल अब हमें वीटो पावर के लिए चीन से लड़ाई या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे ब्रिटेन को हटाने का प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है। आप में से कुछ लोगों के सवाल मुझे मिले थे। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है और यह बात सही है कि भारत को वीटो पावर न मिलने का एक बड़ा कारण हमारी खुद की आंतरिक समस्याएं हैं। जैसा कि आपने पूछा कि भारत की बड़ी आबादी तकरीबन 40% गरीबी रेखा के नीचे है, जबकि PF देशों में जीवन स्तर काफी ऊंचा है। यह बात भी सही है कि कई छोटे देश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। ऐसे में भारत को वीटो पावर कैसे मिल सकता है, इसका जवाब समझने के लिए हम चीन और भारत की तुलना कर सकते हैं। अगर चीन अपने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है। हाँ, यह सच है कि चीन ने बहुत तेजी से अपने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन वहां आज भी गरीबी है, पर भारत का तरीका थोड़ा स्लो और अनऑर्गेनिक है। चीन ने 2 मुख्य कारणों से इतनी तेजी से विकास किया। पहला, उसने बहुत जल्दी लिबरलाइजेशन और आर्थिक सुधार लागू किए, और दूसरा वहां वन पार्टी से सिस्टम है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीतियों को जबरन लागू किया। भारत में ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है। अगर यहाँ कोई सरकार 2 से ज्यादा बच्चों पर भी कानून बना दे तो वह सरकार गिर सकती है। फिर भी लोकतंत्र होने के फायदे भी हैं। भारत को अभी एल जैसी बड़ी कंपनी ने चुना जो पहले चीन में थी। इससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक बड़ा फर्क यह भी है कि चीन और PF देशों ने छोटे देशों को लूटकर अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और अब यूके, फ्रांस और चीन को चुनौती दे रहा है। इन तीनों की कुर्सी पर भारत की दावेदारी मजबूत हो रही है, लेकिन इन तीनों में ब्रिटेन सबसे कमजोर हो गया है, इसलिए उसे हटाने की बात की जा रही है। अगर हम भारत के अमीर लोगों की संपत्ति को आधा बांट दे तो 40% गरीबों की जगह सिर्फ 10% लोग गरीब में रह जाएंगे, लेकिन ऐसा करना सस्टेनेबल नहीं होगा। भारत की इकॉनमी जैसे जैसे बढ़ेगी, उद्योगपति और आम जनता दोनों को फायदा होगा। यही कारण है कि सरकार बिहार जैसे गरीब राज्यों को आर्थिक पैकेज दे रही है।